जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं भाई। बात करेंगे आज विप्रो के बायबैक के बारे में। थोड़ा सा अपना अनुमान लेके चलेंगे कि कितना बायबैक आ सकता है, साइज क्या रह सकता है, एक्सेप्टेंस रेशियो तो नहीं, मतलब इंटाइटलमेंट रेशियो कितना रह सकता है, कितने शेयर पे हम लोगों का कितना शेयर जो है बायबैक में जा सकता है, सारा सिनेरियो शेयर होल्डिंग पैटर्न का क्या कह रहा है, एफआईआई के पास कितने हैं, डीआईज के पास कितने हैं, कौन किधर जो है अप्लाई करेगा नहीं करेगा, ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न का टोटल अपडेट ही यहाँ पे जो है ओपन कर लिया हूँ। हालांकि ये अभी दिसंबर तक का ही है, मार्च क्वार्टर का विप्रो का शेयर होल्डिंग पैटर्न का अपडेट नहीं आया है। आएगा तो और आसानी से और बढ़िया से हम लोग समझेंगे कि कैसा हो सकता है, क्या हो सकता है। ठीक है ना। देखिए, बायबैक में कई सारी चीज़ें एक साथ कार्य करती हैं। एक घटेगी तो दूसरा बढ़ेगा, दूसरा बढ़ेगा तो तीसरा बढ़ेगा। ये सारा का सारा सिस्टम जो होता है ना, एक चीज़ से जुड़ा होता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि केवल बस बायबैक का प्राइस ही मैटर करता है, कि बायबैक का प्राइस भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रहे तो अच्छा रहेगा। 250 पे भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, और 260 अगर प्राइस कंपनी तय कर देती है तो भी कुछ सिचुएशन आएंगी जो आपको उतना ज़्यादा फायदा नहीं होगा। समझ रहे हो आप लोग। तो केवल प्राइस मैटर नहीं करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, 260 पे अगर बायबैक कंपनी लेके आएगी तो बढ़िया रहेगा, 270 लेके आती है तो और बढ़िया रहेगा। मतलब इस तरीके से अगर 250 लेके आती है तो कम रहेगा, 240 लेके आती है तो और बेकार रहेगा। ये डिपेंड करता है कि आगे उसके बाद क्या होने वाला है, इंटाइटलमेंट रेशियो क्या रहेगा, कौन अप्लाई करेगा कौन नहीं करेगा। ये सब कुछ जो है एक दूसरे से जुड़ा रहता है। केवल आप प्रीमियम देख के नहीं डिसाइड कर सकते कि नहीं आपको क्या करना है। तो सब कैलकुलेशन आपको पता होनी चाहिए कि अभी का क्या कैलकुलेशन है, बाद का क्या रहेगा। हालांकि एक्सेप्टेंस रेशियो बाद में आती है, इंटाइटलमेंट रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग थोड़ा सा लगे। तो चलिए थोड़ा सा अपना जो है दिमाग के घोड़े थोड़े से दौड़ाते हैं, देखते हैं कि क्या क्या जो है मार्केट में न्यूज फैल रही हैं और क्या अनुमान है कि कितना कितना तक आएगा, तो हमको कितना कितना यहाँ पे मिल रहा है। तो ये केवल बस एक अनुमान है, इसमें कुछ भी यहाँ पे जो है कह लीजिए कि जरूरी नहीं कि उतना ही आएगा। हाँ, जो डाटा यहाँ पे मैं कुछ दिखाऊंगा वो डाटा सही रहेंगे और इसी के हिसाब से ही बायबैक आता है। ठीक है ना। सबसे पहली बात करेंगे तो पिछली बार कंपनी का बायबैक ही देख लेते हैं कितना करोड़ का आया था। तो लगभग लगभग आया था 2023 में आया था 12,000 करोड़ का। 23 में इसका अगर हम लोग देखेंगे तो रिजर्व था कंपनी के पास लगभग 76,000 करोड़ के आसपास का। ठीक है ना। तो 76,000 करोड़ रुपए के आसपास का बायबैक का इसका जो है मतलब था, रिजर्व था। तो 1,300 करोड़ रुपए के आसपास, मतलब यहाँ पे 7,065 करोड़, 10% इसका होता है। ठीक है ना। इस तरीके से समझिए, सॉरी 7,600, तो 7,600 7,600 मतलब 15,000 करोड़ हुआ 20% का। लेकिन उस बार जो है 20% का कह लीजिए कि मतलब नहीं आया था। कहाँ गया भाई, यहाँ पे 20% का जो है बायबैक नहीं आया था, यहीं पे हम लोगों को पता चलेगा। ठीक है ना। तो कुल मिला के 20% से कम का बायबैक आया था। ठीक है ना। 18% ऐसे मान के चलिए। ठीक है ना। तो इस बार भी मान के चलेंगे कि 18%, या फिर अगर पूरा पूरा मान के चलेंगे 20%, तो ये आएगा मतलब 16 करोड़ और 16,000 करोड़ 700 रुपये का, 16,700 करोड़ रुपए के आसपास आएगा। इसको हम लोग राउंड फिगर कर लेंगे 16,000 करोड़, कि मान लेते हैं 16,000 करोड़ रुपया का आता है, या फिर 15,000 करोड़ ही भी बाद में हम लोग कर लेंगे। लेकिन फिलहाल में 16,000 करोड़ रुपया का, कई सारी रिपोर्ट भी आ रही है, कई सारी ब्रोकरी रिपोर्ट, उसमें बता रहा है कि 16,000 करोड़ रुपया का बायबैक यहाँ पे आ सकता है। तो चलिए एक फिगर तो हमको यहाँ पे मिल गई, 16,000 करोड़ रुपये। अब 16,000 करोड़ रुपये के अगर शेयर करेंट प्राइस से ही कंपनी खरीदेगी तो कितना खरीदेगी, तो इसमें आप जो है सीधा सीधा जो है भाग दोगे तो समझ में आ जाएगा कि 16,000 में आप जो है 200 से भाग दोगे तो लगभग लगभग आ जाएगा 80 के आसपास। तो 80 करोड़ के आसपास इक्विटी शेयर कंपनी खरीद सकती है। लेकिन करेंट प्राइस पे तो खरीदेगी नहीं, ये तो खरीदेगी ऊंचे प्राइस पे, मतलब मान के चलिए कि 250 पे या 260 पे। तो 250 ही हम लोग मान के चलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनुमान भी बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है कि कम आ जाए तो दिल पे चोट लगे। ठीक है ना। तो वो चीज़ तो अब मान के चलेंगे हम लोग कि 16,000 करोड़ रुपये का इशू साइज आएगा और मतलब 250 रुपये के रेट से कंपनी बायबैक करने वाली है। तो फिर कैसा कैसा यहाँ पे सिनेरियो आएगा, उसके लिए हम लोगों को जानना पड़ेगा कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में किसके किसके पास कितने कितने इक्विटी शेयर है। इसको आसानी के लिए आप लोग यहाँ पे ही देख सकते हो कि प्रमोटर के पास 72% यहाँ पे इक्विटी शेयर है, जो कि खास कर लोग ये लोग भाग नहीं लेते हैं बायबैक में। तो इनको हम लोग हटा देंगे बाद में, लेकिन फिलहाल में लेके चलेंगे।
एफआईआईज के पास 8% है। ये लोग भी, कुछ लोग अप्लाई करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। ये वाला टैक्स वाला जो टोटल सिस्टम हो गया था अभी पिछले फाइनेंशियल ईयर में, सारे के सारे बायबैक इनकम को जो है वो डिविडेंड इनकम काउंट होती थी, तो बहुत कम लोग अप्लाई करते थे। अब नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है, तो जो आपका प्रॉफिट रहेगा उसी को डिविडेंड इनकम काउंट किया गया है। तो अब जो है थोड़ा सा अप्लाई करने का रेशियो बढ़ सकता है। मतलब पहले जो लोग अप्लाई नहीं करते थे टैक्स देने के डर से, अब वो लोग भी अप्लाई करेंगे, तो थोड़ा सा अब एक्सेप्टेंस रेशियो कम आएगा। ये आप लोगों को अभी से मान के चलना है। उसके बाद जो है डीआईआईज की होल्डिंग भी यहाँ पे 8% है, तो ये लोग भी बहुत कम ही अप्लाई करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई नहीं करते हैं, तो फिर भी ठीक है। मेन जो अप्लाई करते हैं वो कैटेगरी होती है पब्लिक कैटेगरी। पब्लिक कैटेगरी में 10.5% स्टेक है। अब पब्लिक कैटेगरी में 10% होल्डिंग है, लेकिन 10% होल्डिंग का मतलब ये नहीं है कि ये सभी के सभी पब्लिक कैटेगरी में जो लोग हैं ये रिटेल कैटेगरी में आएंगे, नहीं। ये आपको पहले पता होना चाहिए और सीखना चाहिए कि रिटेल कैटेगरी का मतलब ये नहीं होता है कि पब्लिक कैटेगरी। रिटेल कैटेगरी का एक ही सूत्र है कि जिसके भी पास 2 लाख रुपए से कम वैल्यू के शेयर हैं वो रिटेल कैटेगरी में है। अब उदाहरण के तौर पे यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आप लोगों को कि मान लेते हैं 100 रुपये का इसका जो है शेयर ट्रेड कर रहा है, तो इसमें अगर हम लोग यहाँ पे जीरो बढ़ाएंगे तो एक करेंगे 2020, और यहाँ पे मान लेते हैं किसी के पास अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे 100 शेयर हैं, ठीक है, 100 शेयर अगर हैं तो वो जो है 2 लाख के मतलब ऊपर आएगा, क्योंकि 5 रुपये भी है, 2,205 है ना। तो अगर ये प्राइस जो है अगर नीचे आ जाता है 100-200 के नीचे, तो वो जो है 2 लाख के नीचे आ गया तो रिटेल कैटेगरी में हो गया। जब ही प्राइस 200 से ऊपर जाएगी, उसके पास अगर 1000 इक्विटी शेयर हैं, 100 इक्विटी शेयर हैं, 100 इक्विटी शेयर हैं, तो वो क्या करेगा कि कह लीजिए कि वो नॉर्मल कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये नहीं है कि नहीं, आप इस समय कब हो, जब बायबैक का प्राइस रहेगा उस समय आपके पास टोटल 2 लाख रिकॉर्ड डेट जो होता है ना, रिकॉर्ड डेट के दिन का लिया जाता है, उस दिन प्राइस जो है उतना रहना चाहिए कि आपका वैल्यू जो बनता है टोटल इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट लॉस जो भी है सब मिला के 2 लाख से आपके पास कम है, तभी आप रिटेल कैटेगरी में हो। हालांकि बाकी भले ही आप पब्लिक कैटेगरी में हो, आप रिटेल कैटेगरी में ही काउंट किए जाओगे, अगर कम है तो, और नहीं ज़्यादा है तो नॉर्मल कैटेगरी में, भले ही आप पब्लिक कैटेगरी में हो। तो ये फिर देखना पड़ता है हम लोगों को कि 2 लाख के नीचे कितने शेयर होल्डर हैं अभी फिलहाल में इसके पास। तो देखिए ये मैं जो डाटा ओपन करता हूँ यहाँ पे सब कुछ दिया रहता है शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। यहाँ पे दिख रहा है कि जो भी इंडिविजुअल हैं 2 लाख से कम कैपिटल के शेयर कितने लोगों के पास है। तो यहाँ लोगों का संख्या भी दिया गया है, लगभग 24 लाख मतलब लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 लाख से कम के इक्विटी शेयर हैं। जो अगर हम लोग इस तरीके से देखेंगे तो लगभग 36-37 करोड़ इक्विटी शेयर इन लोगों के पास हैं, और परसेंटेज वाइज होल्डिंग है जो 3.5% है। अभी हम लोग यहाँ देख रहे थे तो 10% से ज़्यादा होल्डिंग थी रिटेल पब्लिक कैटेगरी में, लेकिन वहीं पे 2 लाख से कम वालों का देख रहे हैं हम लोग तो केवल 3.5% के आसपास जो है यहाँ पे होल्डिंग है रिटेल कैटेगरी का, जो मतलब जिनके लिए 15% शेयर जो है बायबैक में रिजर्व होते हैं। ये भी रूल आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। 15% रिटेल कैटेगरी में रिजर्व होता है, बहुत सारे लोगों को पता होगा क्योंकि अभी इन्फोसिस का बायबैक बीता था ना, सब कुछ यही सब कुछ मैं समझाया था और आगे भी समझाऊंगा। बस चैनल आप सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो ये कई सारी चीज़ें हम लोगों को मिल गई डाटा, और इन्हीं से हम कैलकुलेट करेंगे अभी कंपनी के पास टोटल इक्विटी शेयर कितना है। तो लगभग 1,000 करोड़ इक्विटी शेयर हैं, 1,048 करोड़ इक्विटी शेयर। और ये मैं आप लोगों को कल ही बता दिया था, क्योंकि जितना शेयर कैपिटल कंपनी का होता है और जितना फेस वैल्यू होता है, फेस वैल्यू से शेयर कैपिटल में भाग देने से नंबर ऑफ इक्विटी से निकल के सामने आ जाता है। तो 2 है, 2 रुपया फेस वैल्यू है और 2,000 के आसपास का इसका शेयर कैपिटल है, 2 से भाग करेंगे तो 1,000 आएगा, सीधा सीधा, ठीक है ना। तो अब चलिए सब कुछ हमारे पास अब आ गया है डाटा, तो अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना हमारा एक्सेप्टेंस रेशियो आ सकता है। 16,000 करोड़ रुपए का साइज हमने ले लिया, प्राइस ले लिया 250 रुपये का, और उसके बाद जो है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना कंपनी बायबैक कर सकती है। अगर 16,000 करोड़ रुपए आपको दे दिए जाए और बोले जाए कि 250 रुपये के रेट से आप शेयर खरीदिए, तो आप कितना शेयर खरीद सकते हो? 64 करोड़ इक्विटी शेयर खरीद सकते हो। मतलब बायबैक का अगर साइज 16,000 करोड़ रहता है और प्राइस जो है वो 250 रुपये रहता है, तो कंपनी 64 करोड़ इक्विटी शेयर अपने बायबैक कर सकती है। कंपनी के पास अभी राउंड फिगर में शेयर हैं 1,000 करोड़ रुपए, तो 64 करोड़ रुपए 64 करोड़ इक्विटी शेयर कंपनी बायबैक करेगी, तो टोटल साइज आ जाएगा इसका लगभग 6% के आसपास। मतलब कंपनी टोटल अपने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का 6% यहाँ पे बायबैक कर सकती है, ऐसी यहाँ पे संभावना रहेगी। इसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। जो मतलब कह लीजिए कि एक तरीके से ये मतलब अजम्पशन ही है, मतलब इस तरीके से, ठीक है ना। अब चलिए, अब 64 करोड़ इक्विटी शेयर बायबैक
करेगी कंपनी मान लेते हैं, तो फिर रिटेल कैटेगरी के लिए 15% रिजर्व होता है। 15% रिजर्व का मतलब हो गया कि हमारे लिए लगभग 10 करोड़ इक्विटी शेयर रिटेल कैटेगरी के लिए रिजर्व रहेगा। रिटेल कैटेगरी के लिए अगर 10% रिजर्व रहेगा, और रिटेल कैटेगरी में कितने शेयर हैं हमारे पास, अभी 10 करोड़ मान लेते हैं हमारा शेयर जाएगा, हमारे हिस्से में पड़ेगा 64 करोड़ का, अगर कंपनी बायबैक करती है तो शेयर का, तो 10 करोड़ हमारे हक्के में आएगा, 15% रिजर्व आएगा। हमारे पास अभी कितना है, तो अभी हम लोग डाटा देखे थे ना कि रिटेल कैटेगरी के पास मतलब 2 लाख से कम लोगों जिनके पास होल्डिंग है, वो ऐसे 36 करोड़ शेयर हम लोगों के पास हैं। तो सीधा सीधा है 10 करोड़ हमारा शेयर हमारे हिस्से में आएगा, और हमारे पास 36 करोड़ इक्विटी शेयर है, सीधा सीधा भाग दे देंगे यहाँ पे, तो आएगा हर 4 शेयर के बदले में, राउट फिगर समझिए आप लोग, हर 4 शेयर के बदले में हमारा 1 शेयर बायबैक में जा रहा है अभी के कैलकुलेशन के हिसाब से। ठीक है ना भाई, 10 करोड़ हमारा इक्विटी शेयर जाएगा, हमारे पास 40 करोड़ इक्विटी शेयर है 36 करोड़ ही, लेकिन 40 करोड़ मान के चलते हैं राउंड फिगर में, तो हो गया ना, 10 करोड़ जाएंगे, 40 करोड़ हैं, तो 40 करोड़ में से 10 करोड़ हमारे चले जाएंगे, 30 करोड़ बच जाएंगे, तो हर 4 शेयर में से 1 शेयर गया हमारा, 1 शेयर 3 शेयर बच गया, ये ना। अब इस रेशियो को परसेंटेज वाइज क्या कहते हैं, 20% कहते हैं। हर 4 शेयर में से आपका 1 शेयर बायबैक में जा रहा है तो ये 20% हो गया, हर 2 शेयर में से 1 शेयर आपका बायबैक में जा रहा है तो 50% हो गया, हर 3 शेयर में से आपका 1 शेयर जा रहा है तो 33% हो गया, हर 4 शेयर में से 1 शेयर जा रहा है तो ये 25% हो गया। 25 के 100 आता है कि नहीं आता है, तो मान के चलिए कि 20-25% का तो एक्सेप्टेंस रेशियो आएगा ही आएगा। मतलब कहने का हर 10 शेयर अगर आपके पास हैं तो उसमें से आपका लगभग 2 शेयर या फिर 2.5 शेयर तो जाएगा ही जाएगा, ऐसा मतलब कैलकुलेशन के हिसाब से पता चल रहा है। परसेंटेज वाइज वहीं 26% के आसपास आ रहा है, मैं आप लोगों को 25% राउंड फिगर बोल दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये जो है सिनेरियो है, अब इसके हिसाब से आपको जमता है नहीं जमता है आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए। लेकिन फिर से बता दूं, ये केवल कैलकुलेशन है, एक अजम्पशन मान के, जरूरी नहीं है कि सब कुछ ऐसा ही सही रहेगा, तो इसमें बहुत सारे चेंजेस भी हो सकते हैं, प्राइस बढ़ सकता है, साइज घट सकता है, समझ रहे हो। तो जब आ जाएगा तो और अच्छे से कैलकुलेट होगा। तो मुझे जो भी आपको लगभग समझाना था वो मैं लगभग में बता दिया हूँ, आगे भी कैलकुलेट करूंगा इसी तरीके से जो भी रहेगा। ये कैलकुलेशन आपको कैसा लगा है, आप प्राइस साइज आपके हिसाब से कितना रह सकता है, भाई आपके पास भी, आप भी शेयर मार्केट में काम करते हो, आप भी सोच सकते हो क्या रह सकता है, कमेंट करिए बिंदास खुल के, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास बताइए, मेरी गलती जो भी है, ठीक है।